नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आज की कक्षा में। दोस्तों, हमारा प्रकरण चल रहा था अभिप्रेरणा, जिसका आज चतुर्थ भाग है, जिसमें हम अभिप्रेरणा की प्रकृति तथा अभिप्रेरणा का शिक्षा में क्या महत्व होता है, इस विषय पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, मेरा नाम है संजय। आइए शुरू करते हैं हम आपकी आज की कक्षा, जिसमें हम सर्वप्रथम देखेंगे अभिप्रेरणा की प्रकृति अर्थात नेचर ऑफ मोटिवेशन क्या होता है। ठीक है, अभिप्रेरणा की प्रकृति पर चर्चा करते हैं। उससे पहले हम ये जान चुके हैं कि अभिप्रेरणा का अर्थ क्या होता है, अभिप्रेरणा किस प्रकार से हमें किसी भी कार्य के लिए प्रेरित करती है। ठीक है, अब सामान्यतः हम समझकर आ चुके हैं कि अभिप्रेरणा मनुष्य को या किसी भी प्राणी को उसके लक्ष्य के प्रति प्रेरित करती है, उसके लक्ष्य की ओर अग्रसर करने का कार्य करती है। अब हम अभिप्रेरणा की प्रकृति पर बिंदुओं के अनुसार चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम देखते हैं, अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया और परिणाम दोनों हैं। ठीक है, जब हम देखते हैं अभिप्रेरणा के बारे में, समझते हैं कि अभिप्रेरणा क्या है, अभिप्रेरणा हमें किस प्रकार से अभिप्रेरित करती है। अभिप्रेरणा जब हम अभिप्रेरणा के द्वारा प्रेरित होकर के जब हम अपने कार्य पर सफल हो जाते हैं, तो उससे परिणाम स्वरूप उसके हमें अभिप्रेरणा ही दिखती है कि हम अभिप्रेरणा से ही क्या हो पाए हैं, सफल हो पाए हैं अपने किसी भी कार्य को करने के लिए। तो इस प्रकार से अभिप्रेरणा क्या है, एक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? किसी भी जीव को उसके लक्ष्य की प्राप्ति की ओर अग्रसर करने की प्रक्रिया है। और परिणाम कैसे है, जब कोई भी व्यक्ति या प्राणी अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेता है, तो उसके परिणाम स्वरूप वहां पर हमें अभिप्रेरणा ही दिखाई देती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं उसके बाद अभिप्रेरणा की उत्पत्ति आवश्यकता से होती है। ठीक है, ये बात हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि अभिप्रेरणा जो है उसकी उत्पत्ति किससे होती है, आवश्यकता से होती है। एक हमारे यूनान के दार्शनिक हुए हैं जिनका नाम है प्लूटो। तो उन प्लूटो महोदय के बारे में आपने सुना होगा कि एक उन्होंने परिभाषा दी है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। जब हमें आवश्यकता होगी तभी हम कुछ नया आविष्कार करते हैं, नई रचना करते हैं। उसी प्रकार से जब हमें आवश्यकता होती है तभी अभिप्रेरणा उत्पन्न लेती है, तभी मोटिवेशन का जन्म होता है, तभी हम मोटिवेट हो पाते हैं। हमें भूख लग रही है तो हम खाने के लिए तभी प्रेरित हो पाएंगे। भूख आवश्यकता है भोजन की, तभी हम खाने के लिए प्रेरित हो पाए। सोना है, नींद आ रही है, तो हमारी नींद क्या हो गई, आवश्यकता है सोना, तो वो हमारा अभिप्रेरणा उससे प्रेरित हो चुकी है। ठीक है, तो अभिप्रेरणा जो है हमारी आवश्यकता से ही उत्पन्न होगी। जब हमें आवश्यकता होगी तभी हम मोटिवेट होते हैं किसी भी कार्य को करने के लिए, किसी भी कार्य को करने के लिए प्रेरित होते हैं। उसके बाद देखते हैं, अभिप्रेरणा लक्ष्य प्राप्ति तक व्यक्ति को क्रियाशील बनाए रखती है। ठीक है, जब हम अभी उसके अभिप्रेरणा के प्रकार पढ़कर आ चुके हैं, तब हमने उसमें जाना कि अभिप्रेरणा व्यक्ति को क्या करती है, उसके लक्ष्य की प्राप्ति तक उसे क्रियाशील बनाए रखती है। अर्थात मानो एक बालक ने अपना लक्ष्य बनाया कि उसे अपना यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करना है और एक आईएएस पद पर बैठना है, जिलाधिकारी के पद पर बैठना है। तो इस प्रकार से अभिप्रेरणा ने क्या करा, उसे उसके लक्ष्य के प्रति उसे निरंतर कार्यरत रखा, निरंतर क्रियाशील बनाए रखा। वो निरंतर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्रियाशील रहा। ठीक है, हमेशा कुछ ना कुछ नई क्रियाएं करते रहा। या जानवरों को देखो, जब उन्हें भोजन नहीं मिलता है तो वो अपना भोजन प्राप्त करने के लिए निरंतर क्या रहते हैं, क्रियाशील रहते हैं, कार्य करते रहते हैं। ठीक है, यही सतत प्रेरणा उसकी सफलता का आधार बनती है। और यही जो सतत सतत प्रेरणा अर्थात निरंतर चलने वाली जो प्रेरणा होती है, लगातार चलने वाली जो प्रेरणा होती है, वही क्या बनती है, आधार बनती है। अब हम देखते हैं अभिप्रेरक अभिप्रेरणा उत्पन्न करने वाले कारक होते हैं। अर्थात अभिप्रेरणा को उत्पन्न करने वाले कारक क्या कहलाते हैं, अभिप्रेरक कहलाते हैं, मोटिवेटर्स कहलाते हैं। अर्थात जितनी भी आवश्यकता होंगी वो सारे हमारे क्या हो जाएंगे, अभिप्रेरक हो जाएंगे, जिनसे हम क्या होते हैं, अभिप्रेरित होते रहते हैं। मनोविज्ञान में इन तत्वों वे तत्व जो किसी व्यक्ति को भीतर अभिप्रेरणा उत्पन्न करते हैं, उन्हें अभिप्रेरक कहा जाता है। ये अभिप्रेरक तत्व व्यक्ति के मानसिक, सामाजिक या आर्थिक आवश्यकताओं से जुड़े हो सकते हैं। अर्थात हमारे आंतरिक मन से, हमारे अंदर से हमें जो चीज अभिप्रेरित करेगी, वो हमारे क्या हो जाएंगे, अभिप्रेरक हो जाएंगे। ठीक है, और यह अभिप्रेरक हमारी मानसिक है, सामाजिक है, या फिर हमारी आर्थिक या शारीरिक आवश्यकताएं, कैसी आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं से जुड़े हो सकते हैं। और अभिप्रेरक दो प्रकार के होते हैं। जब हम अभिप्रेरणा के बारे में देख रहे थे, तो अभिप्रेरणा दो प्रकार की होती है, एक आंतरिक अभिप्रेरणा और एक बाह्य अभिप्रेरणा। वैसे ही हमारे अभिप्रेरक भी दो प्रकार के होते हैं। एक प्रकार के हमारे
आंतरिक अभिप्रेरक, एक बाह्य अभिप्रेरक। आंतरिक अभिप्रेरक अर्थात जो हमें अंदर से अभिप्रेरित करेंगे, जैसे भूख, नींद, प्यास, खाना पीना, इस प्रकार की जो भी चीज हमारी होंगी वो सारी किसमें आ जाएंगी, हमारी आंतरिक अभिप्रेरणा में आएंगी, आंतरिक अभिप्रेरकों के अंतर्गत आ जाएंगे। और बाह्य अभिप्रेरकों में क्या आएंगे, जैसे हमें मासिक वेतन मिल रहा, कोई कर्मचारी काम करता है किसी संस्थान में, उसे मासिक वेतन मिलता है, तो उसकी बाहर उसकी उसका क्या है, वो बाहरी अभिप्रेरक है। या किसी कर्मचारी की किसी उसके ऊंचे पद पर बैठे हुए व्यक्ति ने उसकी प्रशंसा कर दी, उसके सीनियर ने उसकी प्रशंसा कर दी, तो इस प्रकार से उन्हें क्या मिल सकता है, बाह्य अभिप्रेरणा मिल सकती है। या प्रमोशन कर दिया गया किसी कर्मचारी का, किसी ऊंची पोस्ट पर प्रमोशन कर दिया गया, इस प्रकार से। ठीक है, तो अभिप्रेरणा भी दो प्रकार की होती है और उनको अभिप्रेरित करने वाले अभिप्रेरक भी दो ही प्रकार के होते हैं। अब हम देखते हैं आगे। अंततः सभी प्रेरणाएं व्यक्ति के भीतर कार्य करती हैं, अर्थात बाहर की जितनी भी बाह्य प्रेरणाएं हैं, वो बाह्य प्रेरणाएं तो एक प्रकार का ट्रिगर होती हैं हमें अभिप्रेरित कार्य में संलग्न करने के लिए, लेकिन लास्ट में जब हम देखते हैं, अंततः जब हम देखते हैं, सारी प्रेरणाएं क्या होती हैं, हमारे भीतर ही सक्रिय रहती हैं, अर्थात हमारे अंदर सक्रिय रहती हैं सारी की सारी प्रेरणाएं। तो इसलिए क्या लिखते हैं, सारी की सारी जितनी भी प्रेरणाएं हैं वो सभी प्रेरणाएं व्यक्ति के भीतर क्या करती हैं, कार्य करती हैं। आगे देखते हैं, अभिप्रेरणा एक मानसिक उत्तेजना होती है। अभिप्रेरणा क्या है, एक हमारी मानसिक उत्तेजना है, अर्थात हमारे मस्तिष्क को सोचने की क्षमता विकसित करती है, सोचने की जो हमारी क्षमता है उसको परिवर्तित करती है, सोचने की शक्ति को परिवर्तित करती है। इस प्रकार से मानसिक अभिप्रेरणा, जो अभिप्रेरणा है वो क्या करती है, हमारी मानसिक उत्तेजना को बढ़ाती है। ठीक है, एक मानसिक उत्तेजना ही होती है। आगे देखते हैं, उत्तेजना के बिना कार्य में रुचि नहीं होती है। जब तक हमारी मानसिक उत्तेजना नहीं होगी, जब हमारी खुद से उत्तेजना और नहीं आएगी हमारे अंदर कि हमें इस कार्य को करना चाहिए, तब तक हम किसी भी कार्य को करने में हमारी रुचि उत्पन्न नहीं होगी। इसलिए सबसे जरूरी है कि हमें अपने अंदर उत्तेजना लानी है, उत्साह लेकर के आना है कि हमें इस कार्य को करना है, तभी हम उस कार्य को क्या कर सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं और उसमें हमारा मन लगा रह सकता है। आगे देखते हैं, अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा से आत्मविश्वास और ऊर्जा का संचार होता है। अभिप्रेरणा से हम पढ़ के आ चुके हैं कि अभिप्रेरणा से क्या होता है, आत्मविश्वास बिल्ड होता है हमारा। ठीक है, हम सेल्फ कॉन्फिडेंस हमारा जो है वो बिल्ड होता है, उसको और ज्यादा मजबूत बना सकते हैं। और हमारी जो ऊर्जा है हमारे अंदर, ऊर्जा का संचार होता है, एक प्रकार की शक्ति का संचार होता है। मानो हम किसी कार्य को छोड़कर बैठे हुए हैं, हमारा उसमें मन नहीं लग रहा है, तो किसी ने आकर के हमें अभिप्रेरित करा कि तुम इस कार्य को कर सकते हो और काफी अच्छे तरीके से कर सकते हो, तो हम उस तब जाकर के हमें थोड़ा प्रेरणा मिली उन लोगों से कि हाँ हम इस कार्य को कर सकते हैं। और तब जाकर के हम हमारे अंदर एक शक्ति का संचार हुआ और हम निरंतर उस कार्य को आगे बढ़ाते चले जाते हैं और आत्मविश्वास जागृत होता है कि हाँ मैं इस कार्य को आसानी से कर सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये तो था अभिप्रेरणा की प्रकृति की। अभिप्रेरणा की प्रकृति क्या है देखा, उसमें हमने कुछ बिंदुओं के आधार पर बात करी। सर्वप्रथम हमने चर्चा करी, अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया होती है, अर्थात हमें निरंतर कार्य की ओर संलग्न करती है और अंततः हमें परिणाम स्वरूप दिखाई देती है। साथ में हमने देखा कि अभिप्रेरणा क्या है, आवश्यकता से उत्पन्न होती है। जिस प्रकार हमारे प्लूटो महोदय हुए, उन्होंने कहा कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है, जब तक आवश्यकता नहीं होगी तब तक आविष्कार नहीं हो सकता है। उसी प्रकार से जब तक हमें आवश्यकता नहीं होगी तब तक हम किसी कार्य के लिए अभिप्रेरित नहीं हो पाएंगे। उसी के साथ हमने देखा, अभिप्रेरणा लक्ष्य प्राप्ति तक व्यक्ति को क्रियाशील बनाती है। जब तक हम अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर लेते हैं तब तक मोटिवेशन हमें क्या करता रहता है, क्रियाशील बनाता रहता है, बनाए रखता है कि हम अपने कार्य को निरंतर बनाए रखें। आगे हमने देखा, अभिप्रेरक अभिप्रेरणा को उत्पन्न करने वाले कारक होते हैं और अभिप्रेरक भी दो प्रकार के होते हैं, एक आंतरिक अभिप्रेरक और दूसरे बाह्य अभिप्रेरक। आंतरिक अभिप्रेरकों में क्या देखा हमने, हमारी भूख, नींद, प्यास, आत्म संतुष्टि है कि हमने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया, उससे हमारी हमें आत्म संतुष्टि हो गई। उसके बाद हमने बाह्य अभिप्रेरक देखा, उसमें बाह्य अभिप्रेरक में किसी कर्मचारी के वेतन में बढ़ोतरी हो जाना, उसका प्रमोशन हो जाना, बच्चे को पुरस्कार देना उसके अच्छे कार्य करने पर, या उसके गलत कार्य करने पर उसे डांटना, धमकाना, इस प्रकार से। उसके बाद हमने देखा, अंततः जितनी भी प्रेरणाएं होती हैं, जिस भी प्रकार से हम अभिप्रेरित होते हैं, वो सारे की सारी हमारे अंदर क्या रहती हैं, सक्रिय रहती हैं, एक्टिव रहती हैं। बाहर से तो वो केवल एक ट्रिगर का कार्य करती हैं कि हम हमें कार्य की ओर संलग्न बनाए रखने के लिए, अंततः वो सारी की सारी हमारे भीतर सक्रिय रहती हैं। अर्थात हम आंतरिक जो अभिप्रेरणा होती है उसी से ज्यादातर क्या होते हैं, प्रेरित होते हैं। ठीक है,
आगे हमने देखा कि उत्तेजना के बिना कार्य नहीं होता है, अर्थात जब तक हम उत्तेजित नहीं होंगे, हमारे अंदर उत्साह नहीं जागृत होगा किसी भी कार्य को करने के लिए, तब तक हमारी उस कार्य में रुचि नहीं लग सकती है। इसलिए हमें उत्तेजित होना हमारे लिए, अर्थात मोटिवेट होना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और आगे देखा, अभिप्रेरणा से आत्मविश्वास और ऊर्जा का संचार होता है, और हमारे अंदर क्या होता है, अभिप्रेरणा के द्वारा ही आत्मविश्वास जागृत होता है कि हाँ, हम उस कार्य को कर सकते हैं, और अभिप्रेरणा से ही हमारे अंदर कार्य करने की जो शक्ति है उसका संचार होता है। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं हम अभिप्रेरणा के महत्व पर। शिक्षा पर अभिप्रेरणा का क्या महत्व होता है। ठीक है, इतनी बात हम सब समझ चुके हैं कि अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा क्या होते हैं, हम किसी भी कार्य को करने के लिए अपने लक्ष्य के प्रति अग्रसर रहते हैं। अब देखते हैं इसके कुछ शिक्षा पर क्या महत्व इसका पड़ता है। ठीक है, देखिए, अभिप्रेरणा या मोटिवेशन शिक्षा की एक शिक्षा प्रक्रिया की क्या होती है, आत्मा मानी गई है। अभिप्रेरणा जो है शिक्षा प्रक्रिया की आत्मा मानी गई है, अर्थात जब हम सीखते हैं, कोई शिक्षा ग्रहण करते हैं, तो उस समय अभिप्रेरणा हमारे लिए अत्यधिक अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, यह वह मानसिक शक्ति है जो विद्यार्थियों को सीखने और समझने, अपने लक्ष्यों की ओर अग्रसर होने के लिए प्रेरित करती है। ये चीज हम समझ करके आ गए हैं कि एक कोई भी व्यक्ति, ठीक है, अभिप्रेरणा एक ऐसी मानसिक शक्ति है, वो किसी भी प्राणी को अपने लक्ष्य की ओर, लक्ष्य की प्राप्ति की ओर अग्रसर करती है, उसको आगे बढ़ाती है ताकि वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। ठीक है, शिक्षा केवल सूचनाओं का आदान प्रदान नहीं होता है, अर्थात अब क्या लिखते हैं, सूचना केवल सूचनाओं का आदान प्रदान नहीं बल्कि सक्रिय मानसिक प्रक्रिया है जिसमें विद्यार्थी रुचि, ऊर्जा और एकाग्रता का बड़ा योगदान होता है। ठीक है, शिक्षा केवल सूचनाओं का आदान प्रदान नहीं है कि हमने एक दूसरे से अपनी सूचनाओं को बांट लिया, अपनी सूचनाएं उन्हें प्रदान कर दी, उनकी सूचनाओं को हमने स्वीकार कर लिया, केवल इतना ही नहीं है। ठीक है, बल्कि एक सक्रिय मानसिक प्रक्रिया होती है जिसमें विद्यार्थी की रुचि, अर्थात इच्छा, विद्यार्थी की ऊर्जा कितनी शक्ति है उसकी अध्ययन कर पाने की, वो और विद्यार्थी की एकाग्रता, विद्यार्थी का कितना फोकस है, वो कितना फोकस कर सकता है किसी चीज को सीखने में, वो कितनी ऊर्जा, अपनी कितनी पावर लगा सकता है किसी चीज को सीखने में, या उसकी रुचि कितनी है उस प्रकरण को सीखने में, इस चीज का बड़ा योगदान होता है शिक्षा में। शिक्षा केवल एक सूचना आदान प्रदान करने की प्रक्रिया नहीं है, उसके द्वारा हम क्या करते हैं, बच्चे का मानसिक और सामाजिक और सर्वांगीण विकास तो करते ही करते हैं। ठीक है, तो एक प्रकार की मानसिक प्रक्रिया भी है शिक्षा हमारी, जिसमें बालक की क्या होती है, रुचि, ऊर्जा और उसकी एकाग्रता, उसका फोकस का बड़ा योगदान होता है। ठीक है, आगे देखिए, और यह सब प्रेरणा से ही उत्पन्न होता है। ये सारी चीजें किससे उत्पन्न होंगी, वो ऊर्जा, वो एकाग्रता, वो उसकी रुचि किससे किससे उत्पन्न होंगी, केवल और केवल अभिप्रेरणा से ही उत्पन्न होंगी। अर्थात सीखने का जो हमारा एरिया है, जो क्षेत्र है सीखने का, उस सीखने के क्षेत्र में अभिप्रेरणा का महत्वपूर्ण योगदान होता है। ठीक है, क्यों होता है, क्योंकि अभिप्रेरणा के द्वारा ही बालक में सीखने की रुचि उत्पन्न होती है, सीखने की जो शक्ति शक्ति है, जो पावर है, वो पावर बिल्ड होती है, और जो फोकस है विद्यार्थी का, वो फोकस भी वो बना पाते हैं। आगे देखिए, आगे क्या होता है, बालक में सीखने की प्रक्रिया मुख्यतः प्रेरणा पर ही आधारित होती है। सीखने की जो मुख्य प्रक्रिया है वो हमारी किस पर आधारित होती है, मुख्यतः अभिप्रेरणा पर, मोटिवेशन पर ही आधारित होती है। यदि बालक रुचि जागृत नहीं कर पाता है किसी भी चीज को लेकर के, या सीखने में संलग्न नहीं हो पाता है, सक्रिय नहीं हो पाता है, तो वो किसी भी प्रकरण को उतनी आसानी से नहीं सीख पाएगा। इसलिए क्या है हमारे लिए जरूरी कि हम बालकों को अभिप्रेरित करें। एक कुशल शिक्षक का भी यही गुण है, एक अच्छे शिक्षक शिक्षक का भी यही गुण है कि वो अपने विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करे किसी भी कार्य को करने के लिए, कि हाँ, तुम इस कार्य को कर सकते हो, इस प्रकरण को सीख सकते हो। मानो किसी गणित के विद्यार्थी को वो कमजोर है अपने गणित को लेकर के, और गणित का अध्यापक उसे बार बार मोटिवेट करता है, बार बार कहता है कि हाँ, तुम बहुत अच्छा कर सकते हो, अपने आप को बिल्ड कर सकते हो, सुधार सकते हो, कि अपनी जो गलतियां हैं उन गलतियों में सुधार कर सकते हो, तो इस प्रकार से वह कमजोर बालक भी एक समय आते आते अपने आप को क्या कर लेगा, मजबूत बना लेगा। ठीक है, जैसे मानो एक विद्यार्थी बहुत अच्छे नंबर प्राप्त करता है हमेशा कक्षा में, तो हम उसको और ज्यादा अभिप्रेरित करते हैं कि तुम इससे अच्छे बेहतर नंबर ला सकते हो, और अच्छे बेहतर नंबर ला सकते हो, तो अगली बार उसका हो सकता है कुछ और अच्छा रिजल्ट निकल कर के आए। इसलिए क्या होता है, अभिप्रेरणा ही हमारी सीखने की जो प्रक्रिया है उसमें मुख्यतः कारक होती है। अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा के द्वारा ही हम सीख पाते हैं किसी भी चीज को। ठीक है, अब चलिए देखते हैं अभिप्रेरणा के बारे में, क्या महत्व होता है हमारे अभिप्रेरणा का हमारी शिक्षा में। देखते हैं,
सीखना अभिप्रेरणा पर आधारित होता है। हमारा जो सीखना है वो किस पर आधारित है? अभिप्रेरणा पर आधारित है। ऊपर मैंने अभी बताया कि सीखना या शिक्षा प्राप्त करना क्या है? एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें हमारे बालक की ऊर्जा का, रुचि का और एकाग्रता का योगदान होता है। ठीक है? जब मानसिक प्रक्रिया हमारी सक्रिय होगी, अर्थात मानसिक प्रक्रिया तभी होती है जब बालक सीखने की क्या होती है? इच्छा होती है। सीखना एक मानसिक प्रक्रिया है और यह तभी आरंभ होगी। एक शुरू में बताया ना मैंने कि शिक्षा एक क्या है? मानसिक प्रक्रिया है और मानसिक प्रक्रिया तभी आरंभ होगी, अर्थात सीखने की ये जो प्रक्रिया है तभी आरंभ होगी जब बालक में क्या होगी? सीखने की इच्छा होगी, अर्थात जब बालक अंदर से चाहता होगा कुछ चीज सीखना, तभी उसमें ये क्या हो पाएगी? जागृत हो पाएगी, उत्पन्न हो पाएगी। ठीक है? यह इच्छा प्रेरणा से उत्पन्न होती है और यह जो सीखने की इच्छा है वो किससे किससे उत्पन्न होगी? हमारी अभिप्रेरणा से ही सीखने की क्या होगी? इच्छा जागृत होगी। हमारे मनोविज्ञान में एक थॉर्नडाइक महोदय हुए हैं, उन्होंने परिणाम के नियम के अनुसार कहते हैं, यदि किसी कार्य को करने में किसी व्यक्ति को सुख या सफलता की अनुभूति होती है, तो वह कार्य बार-बार किया जाता है। हमारे मनोवैज्ञानिक हुए हैं थॉर्नडाइक, जिन्होंने परिणाम का नियम दिया है। ठीक है? तो वो क्या कहते हैं कि यदि कार्य को करने में व्यक्ति को सुख मिलता हो, ठीक है? अर्थात किसी भी कार्य को करने में व्यक्ति को सुख मिलता हो, उसको सफलता की अनुभूति होती हो कि हाँ, मैं इस कार्य को करके सफल हो सकता हूँ, तो वह कार्य बार-बार किया जा सकता है। अर्थात ऐसा कार्य जिसमें किसी बालक की रुचि है और उसको लगता है कि मैं इस कार्य को करके सफल हो सकता हूँ, तो वह उस कार्य को क्या करेगा? बार-बार निरंतर दोहराता रहेगा। इसी प्रकार यदि किसी शिक्षण क्रिया के पश्चात बालक को प्रशंसा या पुरस्कार प्राप्त होता है, तो वह बालक आगे भी सीखने के लिए प्रेरित होता है। क्या बताया कि जिस प्रकार एक व्यक्ति अपने कार्य को लेकर के उसे अनुभव होता रहता है कि हाँ, मैं इस कार्य से सफल हो सकता हूँ, उसी प्रकार एक विद्यार्थी को भी जब पुरस्कार दिया जाता है उसके शिक्षण के दौरान, अर्थात उसे पढ़ाने के बाद उसकी जो परिणाम आए हैं, रिजल्ट आया है, उस रिजल्ट के बाद जब उसकी प्रशंसा की जाती है और जब पुरस्कार दिया जाता है, तो उससे बालक और ज़्यादा सीखने को क्या होता है? प्रेरित होता है। क्यों प्रेरित होता है? क्योंकि उससे उसे क्या मिला? पुरस्कार मिला, उसकी प्रशंसा हुई। तो अब बच्चे में एक प्रेरणा आ गई कि हाँ, मैं यदि इस कार्य को करूँगा तो इससे मेरी प्रशंसा होगी और मुझे क्या मिलेगा? पुरस्कार मिलेगा। इसलिए बच्चा क्या होता है? उससे आगे और सीखने के लिए अभिप्रेरित होता रहता है। अगला क्या है? लक्ष्य की प्राप्ति में प्रेरणा की भूमिका। प्रेरणा की भूमिका क्या होती है हमारी लक्ष्य की प्राप्ति में? शुरू से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं कि अभिप्रेरणा ही हमें हमारे लक्ष्य की ओर अग्रसर करती है। जब हमारा लक्ष्य निर्धारित होगा, अर्थात जब या हमें जब अभिप्रेरणा होगी, जब हम अभिप्रेरित होंगे, तभी हम अपने लक्ष्य के प्रति अग्रसर रह सकते हैं। मानो हमारा लक्ष्य है नौकरी प्राप्त करना, कोई अच्छी सरकारी गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करना, तो उसके लिए हमें पढ़ाई करनी पड़ेगी। ठीक है? हमारा लक्ष्य है जॉब प्राप्त करना, तो अभिप्रेरणा क्या करती है हमारी? उस लक्ष्य को प्राप्ति कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जो लक्ष्य हमने पहले निर्धारित किया हुआ है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने में एक अहम भूमिका निभाती है। ठीक है? आगे क्या है? चरित्र निर्माण में प्रेरणा का योगदान। हमारे चरित्र, हमारे बिहेवियर को निर्माण करने में, बिहेवियर बिल्ड करने में भी किसका योगदान रहता है? अभिप्रेरणा का ही योगदान रहता है। आगे देखो लिखा भी है कि शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य है चरित्र निर्माण। शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य क्या है? चरित्र का निर्माण करना। ठीक है? हमारा चरित्र का निर्माण करना ही हमारी शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य होता है। आगे देखिए, आगे क्या है? अवधान, अटेंशन बनाए रखने में सहायक, अर्थात अभिप्रेरणा क्या सहायता करती है हमें? हमारे अंदर या विद्यार्थी के अंदर अवधान बनाए रखने का। अवधान अर्थात अटेंशन, जिसे हम फोकस कहते हैं, वह फोकस बनाए रखने में क्या होती है? सहायक होती है, हमारी सहायता करती है। मानो किसी विद्यार्थी का पढ़ने में ध्यान नहीं लगता है, वह अटेंशन नहीं बना पाता है, फोकस नहीं कर पाता है, तो हम उसे अभिप्रेरित करेंगे उसकी पढ़ाई, उसके क्रिया को लेकर के कि तुम इस प्रकार से अपने आप को अभिप्रेरित कर सकते हो किसी भी कार्य को करने के लिए, अपनी शिक्षा प्राप्त करने के लिए, अपनी एकाग्रता बनाने के लिए। तो उससे विद्यार्थी क्या होगा? अपने आप को अभिप्रेरित करके अपना जो उसका ध्यान है, उस ध्यान को एकाग्रित कर सकता है। ठीक है? आगे देखिए, अध्यापन विधियों में प्रभावशीलता क्या देखने को मिलती है? अध्यापन की जितनी भी हमारी विधियां हैं,
में अभिप्रेरणा से ही प्रभावशीलता देखने को मिलती है। प्रत्येक छात्र में आप देखो, जब हम विद्यालय में पढ़ाने जाएँगे या हम किसी विद्यालय को अपने घर में ट्यूशन देते हैं, तो हर किसी की सीखने की अलग-अलग शैली होती है, अलग-अलग तरीका होता है। हर कोई अलग-अलग तरीके से सीखता है। ये नहीं कि हम हर विद्यार्थी को एक ही तरीके से सिखा सकते हैं। प्रत्येक विद्यार्थी में वैयक्तिक भिन्नताएँ भिन्नताएँ होने के कारण अलग-अलग सीखने का तरीका उनका हो सकता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, विभिन्न विधियों का प्रयोग करते हैं। अनेक विधियों का हम प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कहानी विधि हो गई, दृष्टांत विधि हो गई, हमारी प्रयोगशाला हम किसी उसको लैब वैब में ले जा करके कुछ प्रैक्टिकल वहाँ पर करके दिखाते हैं, या फिर संवाद विधि हो गई, बीच में 2 लोगों के बीच में संवाद शुरू करवा सकते हैं। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, विद्यार्थियों के अंदर ज्ञान प्रदान कर सकते हैं विद्यार्थियों को, ठीक है? तो अध्यापन में भी क्या दिखती है हमें प्रेरणा की, अध्यापन विधियों में भी प्रभावशीलता दिखती है, अर्थात अभिप्रेरणा का प्रभाव हमारी कहाँ उसमें अध्यापन विधियों में भी है, शिक्षण विधियों में भी होता है, ठीक है? यदि विधि प्रेरणादायक हो तो शिक्षण अधिक प्रभावशाली हो सकता है। यदि हमारी जो विधि है, जो हमने मेथड्स प्रयोग करे हैं पढ़ाने के लिए, यदि वह प्रेरणादायक हैं, वह मोटिवेशन देने वाले हैं, तो हमारा जो शिक्षण है वह अधिक क्या हो सकता है, प्रभावशाली हो सकता है। इसलिए हमें ऐसी विधियों का प्रयोग करना चाहिए अपने शिक्षण में, जो विद्यार्थियों को अधिक प्रेरणा दे, अधिक ज्ञान दे, कुछ वो नया सीख सकें, उससे नई तरीके से अभिप्रेरित हो सकें और अपने प्रकरण को आसानी से समझ सकें। ऐसी शिक्षण विधियों का हमें क्या करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए, ठीक है? तभी हमारा शिक्षण भी क्या हो पाएगा, इफेक्टफुल हो पाएगा, प्रभावशाली हो पाएगा, ठीक है? पाठ्यक्रम निर्माण में प्रेरणा का महत्व होता है कि हमें किसी भी संस्थान का पाठ्यक्रम, किसी भी विद्यालय, कॉलेज, विश्वविद्यालय का पाठ्यक्रम निर्धारित करना है, तो उसमें हमारी क्या होती है, अभिप्रेरणा के द्वारा ही हम उसको बहुत अच्छा बना सकते हैं, ठीक है? अभिप्रेरणा, अब इसमें पाठ्यक्रम में हमें क्या देखना होता है, बच्चों की क्या रुचि है, बच्चे कितना सीख सकते हैं, उनकी कितनी क्षमताएँ हैं, या बच्चे क्या सीखना चाहते हैं, इन चीज़ को ध्यान में रख के हमें पाठ्यक्रम का निर्धारण करना होता है। जब हम अभिप्रेरित होंगे इस चीज़ को लेकर के कि हाँ, हमें विद्यार्थियों की आवश्यकताओं से संबंधित, विद्यार्थियों की क्षमताओं से संबंधित, विद्यार्थियों की रुचियों से संबंधित ही उन चीज़ों को यहाँ पर जोड़ना है, तभी हम उन चीज़ों को यहाँ पर जोड़ सकते हैं, ठीक है? उदाहरण स्वरूप देखिए, जीवन जीवन उपयोगी विषय, परियोजना कार्य, स्थानीय संस्कृति पर आधारित सामग्री आदि पाठ्यक्रम को प्रेरक बनाते हैं। हम यहाँ पे हम किसका इस्तेमाल करते हैं, किन चीज़ों को रख सकते हैं अपने पाठ्यक्रम में? जीवन उपयोगी विषय अर्थात जीवन में उपयोग आने वाले इस्तेमाल होने वाले विषयों का, परियोजना कार्य अर्थात प्रैक्टिकल वर्क का हम यहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं। स्थानीय संस्कृति अर्थात उनके क्षेत्र की जो स्थानीय संस्कृति है, उनका एक कल्चर है, उस कल्चर को बता सकते हैं। इन सारी चीज़ों को हम पाठ्यक्रम में डाल सकते हैं, ताकि विद्यार्थी क्या हों, सीखने के लिए प्रेरित हो सकें। इसलिए अभिप्रेरणा क्या करती है, पाठ्यक्रम निर्धारण में भी सहायता करती है। आगे देखिए, अनुशासन बनाए रखने में प्रेरणा की भूमिका। अनुशासन को बनाए रखने में, निरंतर रखने में क्या करती है अभिप्रेरणा? महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, अपना सहयोग देती है, ठीक है? कैसे देगी, हम विद्यार्थियों को अनुशासित रहने के लिए अभिप्रेरित कर सकते हैं। देखिए, विद्यालय में अनुशासन बनाए रखने के लिए केवल दंड प्रणाली पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। अब क्या होता है विद्यालय में कि अध्यापक अनुशासन बनाने के लिए विद्यार्थियों को थप्पड़ मारते रहेंगे, उन्हें डाँटते रहेंगे, धमकाते रहेंगे। इस प्रकार से हमेशा क्या होता है, दंड प्रणाली का ही वहाँ पर प्रयोग किया जाता है। हमें केवल उस पर ही निर्भर नहीं करना है, ठीक है? हम उस पर ही निर्भर नहीं रह सकते हैं, वो केवल हमारे लिए पर्याप्त नहीं होगा। यदि हमें विद्यार्थियों को आत्मानुशासन सिखाना है, ठीक है? यदि हम चाहते हैं विद्यार्थी खुद से सीख करके, खुद अभिप्रेरित हो करके क्या रहें, अनुशासित रहें, अपना डिसिप्लिन में रहें, सेल्फ डिसिप्लिन में रहें, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उन्हें ज़िम्मेदारियाँ देनी पड़ेंगी, ठीक है? जैसे ज़िम्मेदारी की भावना उनमें जागृत करो कि तुम्हारे द्वारा ही विद्यालय को अच्छा बनाया जा सकता है, इसमें अनुशासन बिल्ड किया जा सकता है। या नेतृत्व की भावना, जैसे हम कक्षा में मॉनिटर बना देते हैं, या पूरे विद्यालय का क्या बना दिया जाता है, कोई हेड बना दिया जाता है बालक बालिकाओं में से ही। इस प्रकार से नेतृत्व की भावना, वो क्या करेंगे, अपने पूरे विद्यालय की देख-रेख करेंगे, पूरे विद्यालय के बच्चों की समस्याओं को जानेंगे, फिर उसके अपने अध्यापक से उस विषय में चर्चा करेंगे। या कक्षा का नेतृत्व करने वाले मॉनिटर के बारे में आपको पता ही है कि मॉनिटर क्या कार्य करता है। बालकों को, बच्चों को, विद्यार्थियों को कक्षा में शांत रहता है, अनुशासन बनाने का कार्य करता है, और जो अनुशासन नहीं बनाते हैं अपने अध्यापक से उन बातों को बताता है, ठीक है? और सम्मान की अपेक्षा तो वे स्वेच्छा से नियमों का पालन करेंगे, और हमें क्या करना है,
विद्यार्थियों का सम्मान करना है। ये नहीं कि हम विद्यार्थियों से गलत तरीके से बात कर रहे हैं, उन्हें डांट रहे हैं, हमेशा धमकाते रहते हैं, इस प्रकार से नहीं। हम उनको क्या करेंगे, विद्यार्थियों को सम्मान देंगे, उनकी उन्हें नेतृत्व देंगे, उन्हें कोई कार्य देंगे, ऐसा चीज जहाँ पर वो अपने आप को विकसित कर सकें। कोई जिम्मेदारियां उन्हें दी जाएंगी, उन्हें सौंप दी जाएंगी जिम्मेदारियां, ताकि वो अनुशासन को निर्मित बना सकते हैं, निरंतर बना सकते हैं। ठीक है। जब वो खुद से सीखते हैं, जब उन्हें भी लगता है कि हाँ, हमें कुछ नई चीज सीखने को मिल रही है, तभी वह नियमों का पालन करते हैं। वरना आपने देखा होगा विद्यालय में कोई भी बालक क्या करता है, नियमों का पालन नहीं करता है। क्यों? क्योंकि वो अंदर से अभिप्रेरित नहीं है, उन्हें बांध करके रखा जाता है, अध्यापक उन्हें डांटते रहते हैं, अनुशासन में रहने को धमकाते रहते हैं। तो इसलिए वो खुलकर अपने आप को आजाद करना चाहते हैं। ठीक है। अपने आप को स्वतंत्र करना चाहते हैं। जब वो स्वतंत्र रहेंगे तो खुद से वो अपना नियमों का पालन करने लग जाते हैं। इसलिए आवश्यक है कि हमें विद्यार्थियों को हमेशा क्या करना है, दंड प्रणाली का ही विद्यार्थियों के लिए प्रयोग नहीं करना है। वहां पर हमें उनके साथ सहानुभूति भी करनी होती है। ठीक है। प्रेरणा आधारित अनुशासन लंबे समय तक टिकाऊ और प्रभावशाली होता है। जब बालक अभिप्रेरित होकर के खुद अनुशासित रहने लग जाते हैं, सेल्फ डिसिप्लिन में रहने लग जाते हैं, तो ऐसा जो डिसिप्लिन है, ऐसा जो अनुशासन है, जहाँ स्वयं से अनुशासित हो गए हैं बालक विद्यार्थी, तो वह अनुशासन लंबे समय तक टिका हुआ रहता है और प्रभावशाली रहता है। देखने वालों पर भी उसका इफेक्ट पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। ठीक है। अब निष्कर्षतः आप देख सकते हैं यहाँ पे, शिक्षा में प्रेरणा एक अनिवार्य तत्व है, जो शिक्षण को नीरसता और उत्साह की ओर और अनिच्छा से लगन की ओर ले जाती है। क्या लिखते हैं, शिक्षा में अभिप्रेरणा क्या है, एक अनिवार्य तत्व है। अर्थात अभिप्रेरणा हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, अनिवार्य है। अभिप्रेरणा के द्वारा ही हम किसी चीज को करने के लिए अभिप्रेरित हैं। यहाँ तक कि शिक्षा प्राप्त करने के लिए भी हम अभिप्रेरणा से ही प्रेरित होते हैं। यदि अभिप्रेरणा नहीं है तो शिक्षा नीरस हो जाएगी, और अभिप्रेरणा के द्वारा ही हम उसे नीरसता से, अर्थात जहाँ विद्यार्थी ऊबने लग जाते हैं, उस स्थिति से कहाँ लेकर के चले जाएंगे, उत्साह की ओर लेते चले जाएंगे। जहाँ विद्यार्थी सीखने को इच्छित होने लग जाते हैं, स्टार्ट कर देते हैं, और अनिच्छा से लगन की ओर ले जाते हैं। ठीक है। आगे देखो, यह बालक में सीखने की गति को तेज करती है, उन्हें लक्ष्य निर्धारण में मदद करती है। और अभिप्रेरणा बालक में सीखने की गति को क्या करेगी, तेज करेगी। एक बालक मानो मंद गति से सीखता है, लेकिन मंद गति से सीखता है, मध्यम गति से सीखता है, तो हम उसे अभिप्रेरित करेंगे, वो अभिप्रेरित होगा, तो अभिप्रेरित होकर के क्या होगा, उसमें थोड़ा सीखने की गति बढ़ेगी, वह और अच्छे से सीख पाएगा उन चीजों को, और जल्दी समझ पाएगा, और अपना लक्ष्य निर्धारण भी आसानी से कर सकता है। और उनमें चरित्र, अनुशासन और सामाजिक मूल्यों का विकास करती है। अभिप्रेरणा क्या करती है, किसी भी बालक में उनके चरित्र का विकास करेगी, अर्थात उनके बिहेवियर को डेवलप करेगी, उनके बिहेवियर को बिल्ड करेगी, और अनुशासन वो देगी, उन्हें डिसिप्लिन में रहना सिखाएगी, और सामाजिक मूल्यों का, अर्थात सोशल वैल्यू क्या होती है, उन सोशल वैल्यू के बारे में, सामाजिक मूल्यों के बारे में उनके अंदर विकास को जन्म देगी। ठीक है। एक सफल शिक्षक वही वही होता है जो न केवल पढ़ाता है, बल्कि प्रेरणा देकर सिखाने को जीवन का हिस्सा बना देता है। अब एक शिक्षक के बारे में, एक उत्तम शिक्षक के गुण के बारे में चर्चा करिए लास्ट में। एक उत्तम शिक्षक वही होता है, सफल शिक्षक वही होता है जो न केवल पढ़ाता है, अर्थात एक उत्तम शिक्षक हम उसी को कह सकते हैं जो केवल पढ़ाने का ही कार्य नहीं करता है, बल्कि प्रेरणा देकर सीखने को जीवन का हिस्सा बनाता है। बालकों को प्रेरणा दे करके सीखने को क्या बना देता है, हमारी लाइफ का ही पार्ट बना देता है, हमारे जीवन का ही एक हिस्सा बना देता है। वही एक क्या होता है, हमारा उत्तम शिक्षक होता है। ठीक है। सफल शिक्षक वही है जो केवल पढ़ाता नहीं है, बल्कि प्रेरणा दे करके, मोटिवेशन दे करके बालक को सीखने का तरीका या सीखना है, उस सीखने को हमारे जीवन का क्या बना देता है, हिस्सा बना देता है। ठीक है विद्यार्थियों, धन्यवाद। यहीं पर समाप्त करते हैं आज की कक्षा। अगर कक्षा अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, धन्यवाद।